चलो जी। ऐसा बोल रही थी इसलिए चलो जी रीस्टार्ट कर रहे हैं, लिम्फोमा से शुरू करेंगे, ठीक है। लिम्फोमा में हम टू टाइप ऑफ लिम्फोमा पढ़ते हैं, द वन इज द हॉचकिन एंड द अदर वन इज द, ठीक है, द अदर वन इज द नॉन हॉचकिन लिम्फोमा। अभी बात ठीक हुई है? ठीक है। ठीक है। तो वन इज हॉचकिन एंड अदर वन इज द नॉन हॉचकिन लिम्फोमा। अब जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं दोनों के आ रहे होते हैं, ठीक है, मल्टीपल एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो हॉचकिन लिम्फोमा है, एक तो पहली बात ये कॉन्टिन्यूस जो है वो कंटेजियस स्प्रेड से जो है ये फैलता है, ठीक है। जो नॉन हॉचकिन है वो नॉन कंटेजियस स्प्रेड है, ठीक है। जो कंटेजियस स्प्रेड है दैट इज द हॉचकिन लिम्फोमा। फिर उसके अंदर हमारे पास रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो हैं दे आर पॉजिटिव इन हॉचकिन लिम्फोमा। रीड स्टर्नबर्ग सेल इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज आ जाती है हॉचकिन लिम्फोमा के अंदर, CD15 एंड 30, ठीक है। ठीक है जी, CD15 एंड 30 इन हॉचकिन लिम्फोमा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या है? आवाज नहीं आ रही? और मेरे पास अब, अच्छा, आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा, हॉचकिन लिम्फोमा के अंदर हमारे पास कंटेजियस स्प्रेड है, एक बात। दूसरी बात हमारे पास रीड स्टम्बक सेल्स है। तीसरा CD15 एंड 30 इज प्रेजेंट इन हॉचकिन लिम्फोमा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हॉचकिन लिम्फोमा के अंदर, तो एप्स्टन बार वायरस के साथ एसोसिएशन आती है। चार जो हमारे पास फाइव टाइप्स आ जाती हैं हॉचकिन लिम्फोमा के अंदर। फाइव टाइप्स इन हॉचकिन लिम्फोमा प्रेजेंट है, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट कॉमन है, जिसके अंदर लेक्यूनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द नोड्यूलर सेक्लेरोसिस। मोस्ट कॉमन टाइप या लेक्यूनर सेल्स प्रेजेंट है तो नोड्यूलर सेक्लेरोसिस है, ठीक है। द वन विच हैविंग द बेस्ट प्रोग्नोसिस इज लिम्फोसिटिक रिच, ठीक है। जो लिम्फोसिटिक रिच होगा हॉजकिन लिम्फोमा उसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस होगी। जो लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड होगा उसकी पुअर प्रोग्नोसिस होगी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी आते हैं। और जिसके अंदर अबंडेंट आपको जीनोफिल्स मिलेंगे, दैट इज द मिक्स सेलुलैरिटी। और लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस जहाँ पे मिलेगी तो उसके अंदर जो है वो पॉपकॉर्न सेल्स भी मिल सकते हैं, जो लिम्फोसिटिक रिच के अंदर मेनली आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हमारे पास नॉन कंटेजियस स्प्रेड वाला आता है, ठीक है। और इसके अंदर एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कॉमन होती है नॉन हॉजकिन के अंदर, ठीक है। और वायरल इंफेक्शंस के साथ इन्वॉल्व होता है, बी सेल ओरिजिन इसके साथ इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है इसकी, नॉन हॉजकिन की, ठीक है। बी सेल इन्वॉल्वमेंट के अंदर इसमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द बर्किट लिम्फोमा, जो कि एप्स्टन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है। स्टारी स्काई अपीयरेंस इसके अंदर आती है। और ट्रांसलोकेशन कौन सी आ रही होती है बर्किट लिम्फोमा की? ये हम पहले न्यूप्लेजिया में भी डिस्कस कर चुके हैं। 814, ठीक है, 814 ट्रांसलोकेशन। और सी माइस कौन सी आ रही होती है? सी माइस क्या आता है? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। एम्पलीफिकेशन नहीं आती थी इसमें? ठीक, ओके, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन किस में आती थी फिर? न्यूरोब्लास्टोमा एंड माइस एम्पलीफिकेशन, ठीक है। मेंटल सेल लिम्फोमा 1114 होता है, ठीक है। वेरी एग्रेसिव मेंटल है, इसका दिमाग खराब है इसलिए ये बहुत एग्रेसिव है लिम्फोमा, ठीक है। फोलिक्यूलर लिम्फोमा F से 14, F से फोलिक्यूलर 14 18, ये आती हैं ट्रांसलोकेशन, जिनको याद करना है। F से 14, F से फोलिक्यूलर 14 18 इन फोलिक्यूलर लिम्फोमा, ठीक है। वैक्सिंग मैनिंग लिम्फेडिनोपैथी आती है पेन प्लस, ठीक है।
फिर लार्ज बी सेल का जो मोस्ट कॉमन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है वो लार्ज बी सेल लिम्फोमा होता है। और ये जो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होता है ये मेनली इंटेस्टाइन को कवर करता है, ठीक है। तो नॉन हॉजकिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लार्ज डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा दैट कवर्स द इंटेस्टाइन। ये है कि एमसीक्यूज है जो आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है मार्जिनल जोन लिम्फोमा, ठीक है। इसका इतना नहीं पूछते, ना ही प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा का इतना एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है लार्ज डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा एचआईवी के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन जो हमारे पास इंटेस्टाइन इन्वॉल्वमेंट है वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट एक फीचर है जो कि आ रहा होगा, ठीक है। और जो बर्किट लिम्फोमा है वो याद रखिएगा अफ्रीकन्स में कॉमन होता है, अफ्रीकन्स में प्रेजेंट होता है। एप्स्टेन बार वायरस का जो इन्फेक्शन है वो अफ्रीकन्स में आता है ज्यादातर, ठीक है। नहीं, मोस्ट एग्रेसिव जो है ना वो हमारे पास मेंटल है, बर्किट नहीं है। मेंटल है, मेंटल। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम प्लाज्मा सेल डिस्करेसिस को डिस्कस करें तो उसमें मल्टीपल माइलोमा आ जाता है। मल्टीपल माइलोमा के अंदर हमारे पास जो है वो क्रैब का निमोनिक आ जाता है जिसमें हाइपर कैल्सीमिया, रीनल इन्वॉल्वमेंट, एनीमिया और बोनी लिटिक लीजन्स आ जाती हैं। पंच आउट ऑन एक्सरे या बैक पेन आ रहा होता है, ठीक है। डीमाइलिनेशन वगैरह भी आ रही होती है इसके अंदर। सॉरी, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आ रही होती है, सॉरी। ठीक है, रोलेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बोन मैरो जब एनालिसिस हम करते हैं तो इसके अंदर मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। और उसमें आईजीजी आपको मिलेंगे, ठीक है। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो है वो इंक्लूजन्स भी मिल सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि आईजीजी, आईजीए और आईजीएम के अंदर क्या है। तो आईजीजी 60% है, आईजीए 20% या 25% होगा, और आईजीएम इज 15 to 16% या बाज दफा आईजीएम नहीं गिवन होता। तो आपके पास जो भी वैल्यू गिवन हो उसका आपने निकाल लेना है कि 60% ये है तो आईजीजी इतने इतनी वैल्यू होगी। और अगर 25% या 20% आईजीए लिखा हुआ है तो उसकी तरफ, और आईजीएम जो है वो 15% या बाज दफा आईजीएम की ऑप्शन नहीं गिवन होती। तो वैल्यू जो भी हो उस हिसाब से आपने अंदाजा लगाना है कि दिस इज 60% आईजीजी। आईजीए जो है गेम का निमोनिक है, ठीक है। आईजीए जो है 25% आ रही है लिखी हुई, ठीक है। बाज दफा वो वैल्यूज चेंज कर देते हैं, बाज दफा वो सिर्फ परसेंटेज को लिखते हैं। तो वो देखना है कि वैल्यूज के अंदर 60% कौन सी चीज कवर कर रही है, 25% कौन सी चीज कवर कर रही है, और 15% कौन सी कर रही है, ठीक है। वाल्डरस्टोन मैक्रोग्लोबिनीमिया है जिसके अंदर हमारे पास ओवर प्रोडक्शन ऑफ आईजीएम आ जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आ जाती है, कोई क्रैब फाइंडिंग नहीं मिलती है, लेकिन हेडेक, ब्लैरिवियन, रेनॉल्ड्स फिनोमेना मिल जाता है। इसके एमसीक्यूज नहीं आते हैं ज्यादातर, ठीक है। इट्स लीस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज, ठीक है, वो लीस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि ल्यूकीमियाज हैं। ल्यूकीमियाज के अंदर हमारे पास ALL AML है और CLL CML है, ठीक है। जो ALL है वो चिल्ड्रंस के अंदर होता है, याद रखिएगा जब भी चिल्ड्रन की बात करें मोस्ट ऑफन फ्रिक्वेंटली ALL होता है, ठीक है। 1 ईयर से कम, 1 ईयर से ज्यादा, 10 ईयर से कम, ठीक है। तो ये इसका एक रिस्क एक वो आ जाता है कि रिस्क के अंदर जो है वो आ जाता है सारा फैक्टर, ठीक है। 1 से ज्यादा, 10 से कम, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ALL के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मेडियास्टिनल मैस आ जाता है, ठीक है। HVC लाइक सिंड्रोम आता है, सुपीरियर वेना कैवा जो ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम्स आ रहे होते हैं वो उस जैसे सिंड्रोम आता है। और दूसरा इसके अंदर टेस्टिकुलर मैस भी मिलता है, ठीक है। टेस्टिकुलर लिम्फोमा वगैरह भी मिल जाता है ALL के अंदर, ठीक है। तो ALL में हमारे पास लिम्फोब्लास्ट आ जाते हैं, और इसके अंदर जो है वो चिल्ड्रन के अंदर आएगा और मेडियास्टिनल मैस आएगा। जो CLL है दैट इज इन द ओल्ड एज, 60 ईयर्स से अबव जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर है। अडल्ट ल्यूकीमिया है CLL, ठीक है। इसके अंदर मेच्योर लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सेल जो कि
CLL के अंदर हमें मिलता है, दैट इज द स्मज सेल्स, जो आपको एमसीक्यूज में भी मिलेगा स्मज सेल्स। हाँ, अगर एमसीक्यूज में स्मज सेल्स ना लिखा हो, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि मेच्योर लिम्फोसाइट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और अडल्ट मिलेगा, ठीक है, 60 years ओल्ड मिलेगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो मेच्योर लिम्फोसाइट्स आपको मिल जाएंगे और स्मज सेल्स मिल जाएंगे। डाउन सिंड्रोम के साथ AML ज्यादा एसोसिएटेड होता है रादर देन ALL, तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है, AML होता है डाउन के साथ। अब अगली मैं बात कर रही हूँ जो है वो हेरी सेल ल्यूकीमिया को उसने थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये भी मेच्योर बी सेल ट्यूमर होता है, हेरी सेल ल्यूकीमिया, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो ड्राई टैप आता है क्योंकि फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद AML और CML है। AML का भी ऑनसेट 65 years होता है, CML का भी इसी तरह ही है, 45 से 85 years का ऑनसेट है, 64 का। AML के अंदर हमारे पास आर रॉड्स मिलते हैं, मायोब्लास्ट मिलते हैं, ठीक है। और DIC की कॉमन प्रेजेंटेशन होती है एक बात, और डाउन सिंड्रोम के अंदर भी जो है वो हमारे पास जो है वो AML आ जाता है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो CML जो है, CML इज लाइक फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ALL भी होता है लेकिन AML ज्यादा एसोसिएटेड होता है डाउन के साथ, ठीक है, ये बात याद है। अच्छा, फिर CML है, CML के अंदर हमारे पास फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, BCR, ABL जीन और 922 ट्रांसलोकेशन, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको एमसीक्यूज में मिलेंगी, ठीक है। इसके अंदर बेजोफिलिया आपको मिलेगा, स्प्लीनोमेगैली भी मिल सकती है, और BCR, ABL जीन, 922 क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो कि CML के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं तो दो चीजें हैं, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया दोनों होते हैं। जो पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा है या पॉलीसाइथीमिया वेरा उसको कहा जाए, उसके अंदर हम प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया के अंदर क्या होता है कि डिसऑर्डर होता है इंक्रीज RBCs का, ठीक है, JAK22। 9, किसी ने ये डायरेक्ट मैसेज में ही पूछ लिया, 922 डिसलोकेशन जो है दैट इज इन द CML, ठीक है, CML, BCR, ABL, फिलाडेल्फिया, 922 CML। अच्छा, मैं पॉलीसाइथीमिया करा रही थी आप लोगों को। तो पॉलीसाइथीमिया के अंदर क्या है कि हमारे पास RBC ज्यादा होती हैं। अब ये जो पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है इसके अंदर क्या होता है कि RBC तो ज्यादा हो जाती हैं लेकिन प्राइमरी के अंदर एरिथ्रोपोइटिन कम होते हैं, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा या प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया इज द टाइप ऑफ पॉलीसाइथीमिया जिसमें RBC ज्यादा होंगे लेकिन एरिथ्रोपोइटिन जो है वो कम होंगे, ठीक है। और जो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है उसमें एरिथ्रोपोइटिन जो है वो ज्यादा होते हैं। इसके अंदर एक्वाजेनिक प्रूराइटस जो है इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपके पास MCQs के भी अंदर आएगा, जिसमें वो ये कहेगा कि एक पेशेंट है जिसने शॉवर लिया उसके बाद उसको एक्जिमा हो गया या प्रोराइटस स्टार्ट हो गया, तो दैट इज ड्यू टू द पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर ये एक फीचर आ जाता है जिसके हम एक्वाजेनिक प्रूराइटस भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर माइलोफाइब्रोसिस की बात की जाए तो बोन मैरो फाइब्रोसिस हो जाती है, प्रोमिनेंट फीचर इसका स्प्लीनोमेगैली है, और टीयर ड्रॉप सेल्स मिलते हैं, ठीक है, माइलोफाइब्रोसिस के अंदर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, लास्ट वाला रिपीट कर देती हूँ। माइलोफाइब्रोसिस के अंदर प्रोमिनेंट फीचर इज द स्प्लीनोमेगैली, फाइब्रोसिस हो जाती है बोन मैरो, और उसके अलावा टीयर ड्रॉप सेल्स उसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो कि आता है, ठीक है। ठीक हो गया। अब आगे कुछ चीजें हैं जो कि ये इसमें ये रैंडम पॉइंट्स में भी डिस्कस हुई हुई हैं और कुछ एक्स्ट्रा
थोड़ी सी डिफरेंट हटके इससे चीजें जो हमारे पास एमसीक्यूज में आती हैं तो वो करना जरूरी। अच्छा जी। पहले तो एक निमोनिक है, यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड। ठीक है जी, यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड। अच्छा, यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड इज द निमोनिक फॉर एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, जो फीटल हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस होती है उसके अंदर हम ये निमोनिक यूज करते हैं, यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड। वाई से क्या है, वाई से है, ठीक है, यंग, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपको, यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड, ये एरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस हैं। ठीक है, जो फीटल एरिथ्रोपोइसिस है, वाई से बनता है yolk sac। yolk sac जो है वो 3 to 8 वीक्स के लिए एरिथ्रोपोइसिस करता है। 3 to 8 वीक्स के अंदर yolk sac जो है वो एरिथ्रोपोइसिस करेगा। ठीक है, एल से जो है दैट इज द लीवर। लीवर जो है आपका वो करेगा एरिथ्रोपोइसिस फ्रॉम 6 वीक्स टू बर्थ। ठीक है, 6 वीक से लेके बर्थ तक जो इरिथ्रोपोइसिस करनी है, दैट इज बाय द लीवर। ठीक है, लीवर के साथ। फिर उसके अंदर हमारे पास एस से जो है दैट इज स्प्लीन। और स्प्लीन ने क्या करना है, स्प्लीन ने इरिथ्रोपोइसिस करनी है फ्रॉम 10 to 28 वीक्स। द लास्ट वन इज बोन मैरो। और बोन मैरो ने जो इरिथ्रोपोइसिस करनी होती है फ्रॉम 18 वीक्स टू अडल्ट। ठीक है, फाइन। तो योग सैक ने 3 to 8 वीक्स में इरिथ्रोपोइसिस करनी होती है, लीवर ने 6 वीक्स टू बर्थ में करनी होती है, स्प्लीन ने 10 to 28 वीक्स में करनी होती है, और बोन मैरो ने 18 वीक से लेके अडल्ट लाइफ तक इरिथ्रोपोइसिस करनी होती है। ठीक है, तो ये है जी आरबीसीज का पूरा टाइम शेड्यूल जो कि हमारे पास बनते हैं, कब कब किस टाइम शेड्यूल में किस किस चीज से बनते हैं, यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड। तो ये अपने पास बेशक नोट डाउन कर लें। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो एरिथ्रोपोइसिस होती है, एरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस हैं। ठीक है, दोनों है ना, दोनों है। ये एरिथ्रोपोइसिस की हमारे पास स्टेजेस होगी ना, यॉर्क सैक आपकी इंट्रायूट्राइन है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। लीवर स्प्लीन इंट्रायूट्राइन स्टार्ट कर रही है, स्प्लीन तो बिल्कुल ही इंट्रायूट्राइन है, लाइक के फीटल के अंदर 10 to 28 वीक्स के अंदर रह रही है बस। ठीक है, और बाहर जब लीवर है वो 6 वीक से बर्थ तक रह रहा है। ठीक है, उसके बाद से 18 से अडल्ट तक जो रह रहा है वो हमारे पास बोन मैरो रह रहा है। तो ये दोनों की हैं, लेकिन इट्स लाइक यू शुड नो के एरिथ्रोपोइसिस के ये वीक्स के अंदर, इन वीक्स के अंदर इस तरह एरिथ्रोपोइसिस होती है बाय दिस थिंग। यॉर्क सैक से होती है, लीवर से होती है, स्प्लीन से होती है, या बोन मैरो से होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज के अंदर आता है। फाइन। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास जो एरिथ्रोपोइसिस होती है उसकी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस के अंदर आपने याद रखना है कि हमेशा जो वो स्टार्ट होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, जो स्टार्ट होती है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो स्टार्ट होती है वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में स्टार्ट होती है। ठीक है, दोनों में स्टार्ट होती है वैसे तो, प्रो में भी। ठीक है, आपको कभी कहीं एमसीक्यूज में प्रो एरिथ्रोब्लास्ट मिलेगा, कहीं पे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट मिलेगा। याद रखना कि जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट होती है दैट इज मेनली इन द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट ग्रेटर देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं फ्रॉम द आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद आता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसमें भी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, तो स्टार्ट जो है वो दोनों के अंदर, बाज दफा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का ऑप्शन नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन जो है ये दोनों के अंदर स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस देनी है तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को प्रेफरेंस देनी है ओवर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की ऑप्शन आ जाती है। जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट होता है इसके अंदर जो है
वो हीमोग्लोबिन अपेयर करने लग जाती है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जो नॉर्मोब्लास्ट है, ठीक है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो अपेयर होने लग जाएगी, आपको नजर आने लग जाएगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन अपेयरेंस आ रही है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि आरबीसी का न्यूक्लियाई जो है वो डिसअपेयर होने लग जाता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता, तो आरबीसी न्यूक्लियाई जो डिसअपेरेंस आएगी वो आएगी मेनली इन द लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर आरबीसी की जो है वो न्यूक्लियाई गायब होने लग जाएगा। और इसके बाद जो हमारे पास स्टेज आएगी रेटिक्यूलोसाइट की या रेटिक काउंट की, जिसे हम रेटिक काउंट बार दफा कह रहे होते हैं, यही होता है ना, रेटिक्यूलोसाइट आर द प्रिकर्सर सेल्स ऑफ द इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो ये जो रेटिक्यूलोसाइट है इसमें भी आरबीसी न्यूक्लियाई डिसअपेयर होता है, लेकिन आरबीसी न्यूक्लियाई डिसअपेयरेंस स्टार्ट हो जाती है लेट नॉर्मोब्लास्ट में। अब लेट और रेटिक्यूलोसाइट काउंट के अंदर ये भी होता है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हुई होती है लेट नॉर्मोब्लास्ट में। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है इन द रेटिक्यूलोसाइट। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आते हैं विद द प्रो रिथ्रोब्लास्ट, अर्ली रिथ्रोब्लास्ट, इंटरमीडिएट रिथ्रोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिक्यूलोसाइट। इसके बाद जो है वो इसके अंदर लास्ट वन इज द एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो स्टेजेस वाइज याद करोगे तो याद होगा। ठीक है, जो स्टेजेस वाइज याद करोगे तो उसमें इजी है टू लर्न। न्यूक्लियोले न्यूक्लियस जो है वो डिसअपेयर होने लग जाता है लेट नॉर्मल ब्लास्ट में, न्यूक्लियोले रेटिक्यूलोसाइट काउंट में आके डिसअपेयर हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो एरिथ्रोब्लास्ट आ जाता है। ठीक है, तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से कहानी शुरू होती है, प्रो में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में भी वही होता है, इंटरमीडिएट के अंदर हीमोग्लोबिन अपेयर हो जाती है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन का न्यूक्लियाई डिसअपेयर होने लग जाता है। ठीक है, रेटिक्यूलोसाइट में बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो न्यूक्लियोले अर्ली में डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, वो रफी के अंदर भी एक टेबल गिवन है, उसमें न्यूक्लियोले का गिवन है वैसे। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा जो हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन है वो लेट के अंदर होती है, और रेटिक्यूलोसाइट में उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये आपके रैंडम पॉइंट्स में भी एमसीक्यू लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको एक सीक्वेंस से बता दिया कि इस तरह ये सारा सीक्वेंस चलता है, और इसमें इसी तरह के एमसीक्यू आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ आयरन ट्रांसपोर्ट के एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, आयरन ट्रांसपोर्ट के लिए ये है कि हमें ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसफरिन चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसफरिन चाहिए। ठीक है, रिमेंबर दिस, आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसफरिन। और नॉर्मल स्टोरेज करने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल स्टोरेज किस फॉर्म में होती है आयरन, आयरन की नॉर्मल स्टोरेज फेरेटिन की फॉर्म में। ठीक है, फेरेटिन होता है, इसीलिए हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, सीरम फेरेटिन। ठीक है, फेरेटिन लेवल। तो स्टोरेज किस में फॉर्म में होती है, फेरेटिन की फॉर्म में, ट्रांसफर किसकी फॉर्म में होता है, ट्रांसफरिन की फॉर्म में। जो हमारे पास एक्सेस स्टोरेज आएगी वो हीमोसिड्रिन की फॉर्म में होगा। ठीक है, एक्सेस स्टोरेज इज इन द हीमोसिड्रिन फॉर्म। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आते हैं। फिर उसके बाद आपको हीमोग्लोबिन का भी पता होना चाहिए। अब जो हीमोग्लोबिन होती है ना, हीमो, अगर मैं इधर आपको लिख दूं तो दैट इज द हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है ये बाइंड किसको करती है, हीमोग्लोबिन किसको बाइंड करती है, हेप्टोग्लोबिन को। इसीलिए जब हमारे पास ऑटोम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, जब हमारे ऑटोम्यून नहीं कह रही, सॉरी, हिमोलिटिक अनीमियाज की जब बात आती है तो उसके अंदर क्या होता है फिर, इंट्रावस्कुलर अगर हिमोलिसिस होगी तो हीमोग्लोबिन जब हेप्टोग्लोबिन को बाइंड कर जाएगी तो हेप्टोग्लोबिन के साथ क्या होगा, हेप्टोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाएंगे। ठीक है, डिक्रीज हो जाएंगे ना उनके लेवल, क्योंकि वो तो बाइंड करके सारे, अब बचा पीछे कुछ भी नहीं।
तो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे पास हिमोलिटिक अनीमिया होता है, एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हिमोलिटिक अनीमिया, उसमें हीमोग्लोबिन जब टूटती है तो दैट बाइंड्स टू द हेप्टोग्लोबिन, और इसलिए बॉडी में हेप्टोग्लोबिन कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है वो रेटिक्यूलोसाइटोसिस भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब आपका हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो रहा होगा, आरबीसी टूट रहे हैं ना बॉडी में, तो क्या हो रहा है, बोन मैरो को सिग्नल जा रहे हैं कि आरबीसी बॉडी में टूट रहे हैं, तो बोन मैरो के प्रिकर्सर जो रेटिक्यूलोसाइट्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, रेटिक्यूलोसाइटोसिस भी हो सकती है। तो एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में हमारे पास दोनों प्रेजेंटेशंस आ सकती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हेप्टोग्लोबिन जो है वो कम हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन जो रेटिक्यूलोसाइटोसिस है वो उसके बाद की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। तो हेप्टोग्लोबिन इज ग्रेटर देन रेटिक्यूलोसाइटोसिस इन एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। फिर उसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूं क्रोनिक इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की, तो उसके अंदर हीमोसिडनी यूरिया, ठीक है, यूरिया के अंदर ज्यादा, यूरिन में ज्यादा हो जाएगी हीमोसिडनी यूरिया, अगर क्रोनिक इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की बात करूं, और हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिडनी यूरिया एंड हीमोग्लोबिन यूरिया, ये दोनों आ जाएंगे इन क्रोनिक इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जहां हेप्टोग्लोबिन को बाइंड कर जाती है तो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में वो कम हो जाती है। इसी तरह जो क्रॉनिक फॉर्म है उसमें हीम सिडनी यूरिया हो जाएगा, जो हीमोग्लोबिन जो बच जाएगी, हीम जो बच जाएगी पीछे, वो यूरिन में आने लग जाएगी, या हीमोग्लोबिन यूरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि एमसीक्यूज में भी हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद अगर हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन को बाइंड करती है, तो जो एक्सेस हीम होती है वो किसको बाइंड करती है, तो हीम बाइंड करती है हीमोपैक्सिन को, ठीक है। तो हीम बाइंड किसको करती है, हीमोपैक्सिन को, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू हेप्टोग्लोबिन एंड हीम बाइंड्स टू हीमोपैक्सिन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास गैस्ट्रैक्टमी के कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं कि हमने अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर हमने गैस्ट्रैक्टमी की है, पार्शियल गैस्ट्रैक्टमी, तो उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। जिसके अंदर हमने कंप्लीट गैस्ट्रैक्टमी की हो उसके अंदर हमारे पास मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसमें हम इंजेक्शन B12 विटामिन B12 का दे रहे होते हैं। फिर 6 मंथ से पहले भी अगर करें तो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होता है। ओवरऑल भी अगर आपके पास सिर्फ गैस्ट्रैक्टमी लिखा हुआ हो और आगे कुछ ना लिखा हो, तब भी आपने याद रखना है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज मोस्ट कॉमन इन गैस्ट्रैक्टमी रादर देन द विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। और अगर 6 मंथ से ज्यादा का टाइम पीरियड हो तो B12 डेफिशिएंसी ज्यादा होती है इन गैस्ट्रैक्टमी रादर देन द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज इन ओवरऑल गैस्ट्रैक्टमी, is in partial gastrectomy, and is in less than 6 months of previous history of gastrectomy। विटामिन B12 कब कब होता है, जब 6 मंथ से ज्यादा की हिस्ट्री हो, जब कंप्लीट गैस्ट्रैक्टमी हो और उसके अंदर इंजेक्शन B12 देना होता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास गैस्ट्रैक्टमी के हिसाब से। पार्शियल के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास कंप्लीट आ रही होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास वो आ जाती है, क्योंकि आयरन फिस्ट ब्रो पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है, आयरन फिस्ट ब्रो, ठीक है, तो वो उससे है, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फैक्टर 5 लेडन के अंदर हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्ट कॉमन एक्वायर्ड जो थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, वो है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसके अंदर रिकरेंट अबॉर्शंस की हिस्ट्री आती है। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के अंदर क्या आ जाता है, रिकरेंट अबॉर्शंस आ जाती हैं, और क्या क्या आता है, कौन सी इसके अंदर आ जाती हैं, SLE, चलो ठीक है, एसोसिएटेड आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज आती हैं, एंटीकार्डियोलिपिन और
ल्यूपिस एंटीकोगुलेंट, और एक और थी कौन सी, बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो ये जो है, ये जो एंटीबॉडीज हैं, दे आर प्रेजेंट इन द एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, और एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर, एंड मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज फैक्टर 5 म्यूटेशन, ठीक है। तो फैक्टर 5 म्यूटेशन, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोगुलोपैथी इज वॉन विलिबैंड डिजीज, ठीक है। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोगुलोपैथी इज वॉन विलिब्रैंड डिजीज, ठीक है। ठीक है क्या? उसके बाद है हमारे पास नेचुरल एंटी कोगुलेंट रिलीज्ड बाय मास्ट सेल्स इज हेपरिन, हेपरिन, ठीक है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट डॉक्टर सलान, ठीक है जी। अगर नेचुरल वो था एंटी एलर्जिक होगा तो फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा, हिस्टामिन, ठीक है। ये दोनों एमसीक्यूज आते हैं। नेचुरल एंटीकोगुलेंट रिलीज्ड बाय द मास्ट सेल्स इज हेपरिन, नेचुरल एंटी एलर्जिक रिलीज्ड बाय द मास्ट सेल्स इज हिस्टामिन, ठीक है। और नेचुरल थ्रोम्बोलिटिक जो है वो प्लाज्मिनोजेन है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवेज हैं, ठीक है। जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो मैंने उसमें पहले ही बताया, आपने एपीटीटी को डिस्कस करना होता है, ठीक है। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे हैं उसके अंदर आपने जो है वो पीटी को डिस्कस करना होता है, पीटी को देखना होता है। फिर इसके अलावा इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर हम जो है वो हेपरिन को भी डिस्कस करते हैं, और एक्सट्रिंसिक पाथवे के हिसाब से हम वार्फरिन की टॉक्सिसिटी को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई इस तरह का भी एमसीक्यूज पूछे तो फिर उससे आपको ये अंदाजा होगा कि हेपरिन जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे को डैमेज कर रहा होता है, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर हमारे पास जो है वो वार्फरिन डैमेज कर रहा होता है। तो हेपरिन की चेकिंग के लिए एपीटीटी को चेक कर रहे होते हैं, और वार्फरिन की टॉक्सिसिटी के लिए हम पीटीआईएनआर को चेक कर रहे होते हैं, दैट अफेक्ट्स द एक्सट्रिंसिक पाथवे मेनली, या विटामिन के इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, या फिजियो की क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, बस मोटी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में जो कन्वर्जेंस है वो फैक्टर 10 पे आके होती है, कि मतलब दोनों के अंदर फैक्टर 10 इज द कॉमन पॉइंट जो कि दोनों फैक्ट पाथवेज के अंदर होता है, ठीक है, कोगुलेशन पाथवेज में। अब जो कन्वर्ज होती है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे, दैट इज ऑन द फैक्टर 10, जिसे स्टॉर्ट फैक्टर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि एक्टिवेशन जो हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे की है वो फैक्टर 12 से हो रही होती है, और इसे हैगमन फैक्टर भी कहा जाता है। फैक्टर 12 इज द हैगमन फैक्टर, और उससे जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे की एक्टिवेशन हमारे पास आ रही होती है। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसकी एक्टिवेशन किससे आ रही होती है, टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन से आ रही होती है, एक्सट्रिंसिक पाथवे की एक्टिवेशन, ठीक है। सारे जो हमारे ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे जो हैं वो लीवर से जनरेट हो रहे होते हैं, लेकिन जो फैक्टर 8 होता है वो एंडोथीलियम से बनता है, ठीक है। और कुछ पोर्शन फैक्टर 4 का भी जो है वो इन्वॉल्व होता है इस चीज में, लेकिन फैक्टर 8 जो है वो मेनली एंडोथीलियम से होता है। बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं दे आर फ्रॉम द लीवर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास विटामिन के डिपेंडेंट कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, वो याद रखिएगा, दे आर 2, 7, 9, 10, ठीक है। 2, 7, 9, 10, और प्रोटीन सी एंड एफ। जब भी हमारे पास विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले, अच्छा,
तो जब भी हमारे पास जो है वो विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें याद रखना कि उसके अंदर जो है वो प्रोटीन सी और एस सबसे पहले डेफिशिएंट होते हैं। इसके बाद जो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ हमारे पास होती है वो फैक्टर 7 की होती है, और जो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ आती है वो फैक्टर 2 की आती है। तो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होने की वजह से प्रोटीन सी और एस के बाद फैक्टर 7 इज द वन जो सबसे पहले खत्म होता है, ठीक है, विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है। फिर हमारे पास हेपरिन जो है वो फैक्टर 10 को इनहिबिट करती है, ठीक है। और सॉरी, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है ज्यादा, तो आवाज आ रही है मेरी अब? आयरन फिस्ट वाला मैं बताने लगी हूँ, 1 मिनट, मैं बता देती हूँ आयरन फिस्ट। बस ये एंड हो गया, मैं आयरन फिस्ट बताने, आवाज आ रही है मेरी? कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती, ये क्या तरीका है? 15 हुए? मेरी आवाज मेरी आ रही है? ओके ओके। हाँ, नेट में, और आप लोगों की वैसे भी क्लास है, बस मैं एंड ही करने लगी हूँ। अच्छा, आयरन फिस्ट ब्रो का बार बार पूछ रहे हैं कोई, तो आयरन फिस्ट ब्रो जो है, आयरन फिस्ट ब्रो के अंदर क्या क्या आ जाता है हमारे पास? आयरन आ जाती है, फोलेट आ जाता है, ठीक है, फोलिक एसिड आ जाता है, और B12 एंड बाइल एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आयरन कहाँ एब्जॉर्ब होती है? आयरन कहाँ एब्जॉर्ब होती है? हो गया क्लियर?